मूवी थिएटर में मूवी देखना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है और इन एक्सपीरियंस का भी एक्सपीरियंस होता है आईमैक्स में मूवीज देखना। पर क्यों है आईमैक्स इतनी बड़ी डील? कब से शुरू हुआ है आईमैक्स मूवी थिएटर्स? आईमैक्स के नाम का मतलब क्या होता है? क्या सचमुच आईमैक्स मूवीज की शुरुआत क्रिस्टोफर नोलन ने ही की थी? क्या क्या होते हैं आईमैक्स कैमरा के पीछे के चैलेंजेस? इंडिया में ट्रू आईमैक्स कहां पर है और आप इसमें मूवीज क्यों नहीं देख सकते? और फाइनली एक्सपीरियंस इट इन आईमैक्स, फिल्म फॉर आईमैक्स और शॉट इन आईमैक्स में क्या अंतर होता है? अगर आप भी आईमैक्स को लेकर एक्साइटेड रहते हैं और फ्यूचर में इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आईमैक्स से जुड़ी हुई ऐसी ही कई सारी और बातें हैं जो आपको इस पूरे के पूरे फॉर्मेट के बारे में और भी ज्यादा एक्साइट करेंगी। और आज हम इसी के 15 फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप में से बहुत सारे लोग को लगता होगा कि आईमैक्स बेसिकली एक हाल फिलहाल की टेक्नोलॉजी है जहां पर ऑलमोस्ट 1.5 दशक से इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन सच तो ये है कि आईमैक्स की शुरुआत 1960 के जमाने से ही हो गई थी, जहां पर एक्चुअली बहुत सारे फिल्म मेकर्स लार्ज स्क्रीन प्रोजेक्शन का एक्सपेरिमेंट चालू कर चुके थे, जिसके लिए वो कई सारे प्रोजेक्टर्स को एक साथ सिंक्रोनाइज करके चलाते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हर बार प्रोजेक्टर्स एक साथ सिंक नहीं होते थे और कभी कभार इनमें से कोई एक प्रोजेक्टर चलते चलते रुक जाया करता था, जिससे लार्ज इमेज का इल्यूजन टूट जाता था। तब जाकर 1967 के जमाने में 4 इन्वेंटर्स और फिल्म मेकर्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, जहां पर ग्रैम फर्गसन, रोमन क्रोइटर, रॉबर्ट कर और विलियम शॉ ने मिलकर एक लार्ज और सिंगल फिल्म फॉर्मेट और प्रोजेक्टर को इन्वेंट किया और यहीं से आईमैक्स की शुरुआत हुई। लेकिन आईमैक्स का मतलब होता क्या है? वेल, आईमैक्स वर्ड अपने आप में एक कंजक्शन है दो वर्ड इमेज मैक्सिमम का, जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम इमेज साइज, क्लैरिटी और ऑडियो इमर्जन। लेकिन दुनिया का सबसे पहला आईमैक्स थिएटर कब खोला गया था? वेल, इसकी शुरुआत हुई थी आईमैक्स प्रीमियर से, जो 1970 में जापान के ओसाका की एक्सपो 70 में पब्लिक के सामने पहली बार रिवील किया गया था। लेकिन पहला आईमैक्स थिएटर 1971 में सिनेस्फीयर के नाम से टोरंटो कनाडा में बिल्ड किया गया था। लेकिन शुरुआत में आईमैक्स पर मूवीज नहीं दिखाई जाती थी और बेसिकली इसका इस्तेमाल लोगों को स्पेस, ओशियन, डायनासोर और वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो फिर हॉलीवुड में आखिर आईमैक्स की शुरुआत हुई कब और कैसे? वेल, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हॉलीवुड में आईमैक्स की शुरुआत करने वाले क्रिस्टोफर नोलन थे, जिन्होंने अपनी द डार्क नाइट मूवी से इसकी शुरुआत की थी। वेल, ये पूरा सच नहीं है। एक्चुअली 1995 की अपोलो 13 मूवी को साल 2002 में रीमास्टर करके पहली बार आईमैक्स के लिए 2002 में री रिलीज किया गया था, जिसके बाद डार्क नाइट मूवी के अंदर क्रिस्टोफर नोलन ने कुछ आईमैक्स शॉट्स को आईमैक्स कैमरा से फिल्म किया था, जिसके कारण आप ये कह सकते हैं कि आईमैक्स कैमरा का इस्तेमाल करने का ट्रेंड क्रिस्टोफर नोलन ने डार्क नाइट मूवी से शुरू किया था। खैर, कुछ रीजंस है जिसके कारण हर हॉलीवुड मूवी ट्रेडिशनल आईमैक्स कैमरास का इस्तेमाल नहीं कर सकती, और वो रीजन ये है कि एक कैमरा ही तकरीबन 4 से 5 लाख डॉलर के आसपास आता है, जो बेसिकली 4 से 5 करोड़ इंडियन रुपीस के बराबर है। यही रीजन है कि बहुत सारे फिल्म मेकर्स एक्चुअली इन कैमरास को रेंट करते हैं, और तो और रेंट करने के साथ आती है एक स्पेशल अरेंजमेंट, जहां पर इन ट्रेडिशनल कैमरास के साथ इनके ऑपरेटर्स को भी आईमैक्स भेजता है, जो बेसिकली फिल्म मेकर्स की हेल्प करते हैं। खैर, अब मॉडर्न टाइम्स में जरूरी नहीं है कि आईमैक्स के लिए आपको आईमैक्स कैमरा की ही जरूरत है। यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारी एस्टैब्लिश ब्रांड्स जैसे कि आरी, रेड कैमरा और सोनी के कई सारे ऐसे मॉडल भी हैं जिन्हें आईमैक्स सर्टिफाई किया गया है और इन्हें आईमैक्स मूवी के शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा भी आईमैक्स कैमरास की अपने आप में कई और दिक्कतें भी हैं, जैसे कि इसका वजन, जहां पर इन कैमरास का अकेला वजन तकरीबन 100 किलोग्राम के आसपास हो सकता है, जिन्हें एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऊपर से इन कैमरास की आवाज, जो बहुत ज्यादा लाउड होती है, और शूटिंग के दौरान एक्टर्स के डायलॉग बेयरली ऑडिबल होते हैं, जिसके कारण कई बार एक्टर्स को अपने डायलॉग्स को बाद में वॉइस ओवर करना पड़ता है।
इसके अलावा IMAX की अपनी मूवी रील्स भी काफी अनकन्वेंशनल होती हैं, जहाँ पर आमतौर पे एक नॉर्मल मूवी का मूवी रील 35 मिलीमीटर का होता है, जिसका एग्जैक्ट डायमेंशन 22 मिलीमीटर बाई 16 मिलीमीटर होता है। वहीं पर IMAX के फिल्म का साइज इससे 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है, जो बेसिकली 70 mm होता है, जहाँ पर एक रील तकरीबन 3 मिनट तक की फुटेज रिकॉर्ड कर सकता है और इसी एक रील का वजन ऑलमोस्ट 50 से भी ज्यादा किलोग्राम का होता है। और अगर कंबाइंड 2 से 2.5 घंटे मूवी की बात करें, 1.5 टन या उससे ज्यादा भी हो सकता है। यही रीजन है कि ट्रेडिशनल 35 mm प्रोजेक्टर्स की तरह इनके प्रोजेक्टर्स को काफी अलग बनाया जाता है और यहाँ पर ये वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टली चलते हैं। अब जाहिर सी बात है, फिल्म्स इतनी बड़ी होती हैं तो इन्हें दिखाने के लिए पर्दे भी बड़े होने चाहिए और अगर आप एक ट्रू IMAX एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो उन्हें बेसिकली 100 फीट टॉल पर्दों पर दिखाया जाता है, जो बेसिकली किसी छोटे मोटे 8 से 10 मंजिला बिल्डिंग के आसपास होती है। और यही रीजन है कि दुनिया में ट्रू IMAX सिनेमा हॉल्स बहुत ज्यादा कम हैं और गिनती की ये 50 से 60 ही हैं, जहां पर एक्चुअल IMAX एस्पेक्ट रेशियो यानी कि 1.43:1 दिखाया जाता है, वरना आमतौर पर कई जगहों पर IMAX के नाम पर सिर्फ 1.90:1 ही दिखाया जाता है, जो बेसिकली डिजिटल सिस्टम्स होते हैं और इनमें स्क्रीन साइज और इमेज एरिया का सब्सटैंशियल डिफरेंस भी होता है। तो क्या इंडिया में कोई ट्रू IMAX थिएटर नहीं है? एक्चुअली एक जरूर है और वो है गुजरात के अहमदाबाद के साइंस सिटी में, जहाँ पर 1.43:1 फॉर्मेट ही दिखाया जाता है। लेकिन बस अंतर ये है कि यहाँ पर कॉमर्शियल मूवीज नहीं चलती और ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्री और साइंस के लिए यूज होता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि IMAX कैमरास कितने ज्यादा महंगे होते हैं, सरप्राइजिंगली इन्हें डिस्ट्रॉय भी किया गया है, वो भी उन्हीं की फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा जिन्होंने इन कैमरास को बहुत इस्तेमाल किया है। क्रिस्टोफर नोलन, जिनकी द डार्क नाइट मूवी के अंदर ट्रक फ्लिपिंग वाले सीन के दौरान एक टेक में ट्रक डायरेक्टली IMAX कैमरा पर आकर ही गिरा था, जिसके कारण ये उस समय डिस्ट्रॉय हुआ था। वहीं पर 2012 की द डार्क नाइट राइजेस के दौरान एन हैथवे की स्टंट डबल ने बैट साइकिल को सीधे IMAX कैमरा में ही घुसा दिया था, जिसके कारण वहां पर वो डिस्ट्रॉय हो गया। वहीं पर डनकर्क मूवी में प्लेन शॉट्स के लिए क्रिस्टोफर नोलन ने इन कैमरास को प्लेन पर माउंट किया था, जिसके कारण एक कैमरा प्लेन से गिर गया और सीधा पानी के अंदर चला गया। कई डाइवर्स ने उसे रिकवर करने की कोशिश भी की, लेकिन वो कभी नहीं मिला। ओपनहाइमर से पहले क्रिस्टोफर नोलन ने IMAX कैमरास का इस्तेमाल पूरी मूवीज को शूट करने के लिए नहीं किया था और वो बेसिकली कुछ ही इंपॉर्टेंट शॉट्स और हिस्सों को IMAX के साथ फिल्म करते थे। पर क्या आपको मालूम है कि ओपनहाइमर से पहले साल 2019 में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर पहली मूवी बनी जिसने अपनी पूरी मूवी को IMAX सर्टिफाइड कैमरा से शूट किया था, जो ट्रेडिशनल IMAX कैमरास तो नहीं थे, बट फिर भी ये पूरी मूवी IMAX के हिसाब से शूट की गई थी। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि IMAX का इस्तेमाल साइंस और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए किया जाता था, IMAX को बेसिकली कई बार फुल कॉमर्शियल मूवी से पहले स्पेस में भी भेजा जा चुका है, जहां पर IMAX कैमरा को 17 स्पेस मिशंस के लिए भेजा गया था, जिसमें इसने कई सारे धरती के फुटेज भी रिकॉर्ड किए और उन फुटेज का इस्तेमाल 6 अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज में किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एक्सपीरियंस इट इन IMAX, मेड फॉर IMAX और शॉट विद IMAX में क्या अंतर होता है? ऑफ कोर्स अगर आप किसी मूवी के लिए एक्साइटेड हैं तो पोस्टर में आपको कभी कभार ये लिखा हुआ देखने को जरूर मिलता है। खैर, एक्सपीरियंस इट इन IMAX का मतलब होता है कि मूवी को एक्चुअली IMAX के लिए तो नहीं बनाया गया, बट उसे IMAX के थिएटर्स के लिए IMAX के DMR यानी डिजिटल मीडिया रीमास्टरिंग के प्रोसेस के थ्रू भेजा गया था, जिसके कारण इन्हें IMAX थिएटर्स में चलाया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, साल 2002 में रिलीज हुई अपोलो 13 मूवी। इसके बाद आता है फिल्म फॉर IMAX टाइप, जहां पर बेसिकली मूवी को इस तरह से फिल्म किया जाता है कि मूवी का जो एस्पेक्ट रेशियो हो वो 1:90.1 हो, जो इस बड़े पिक्चर पर आराम से प्रोजेक्ट हो पाए। फाइनली, शॉट विद IMAX का मतलब होता है कि यहाँ पर एक्चुअल IMAX कैमरा का बिहाइंड द सीन इस्तेमाल हुआ है और इसका फिल्म साइज 70 mm है।
सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप इस चैनल पर और क्या देखना चाहते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।